जॉब रेडी भारत में आपका स्वागत है। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज की हमारी जो क्लास है या कह लें हमारा जो डीप डाइव है वो बहुत ही खास होने वाला है। बिल्कुल। आज हमारे पास भारत के आधुनिक इतिहास की एक बहुत ही शानदार क्विक रिवीजन गाइड है। ये एक पीडीएफ के रूप में है जो यूपी पुलिस, एसएससी और रेलवे जैसी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़रूरी है। हाँ, तो हमारा मिशन आज सिर्फ इन नोट्स को रटना नहीं है। हमें कहानी की तरह समझेंगे कि 1757 से 1947 तक आखिर हुआ क्या था, और हम स्लाइड दर स्लाइड चलेंगे। सही कहा। और एक प्रोफेशनल क्लास की तरह हम इस पीडीएफ की हर एक लाइन को ध्यान से पढ़ेंगे। कोई भी डेट, हेडिंग या पॉइंट हम स्किप नहीं करेंगे। एकदम। तो शुरू करने से पहले जरा कल्पना कीजिए, आज की किसी बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी के बारे में सोचिए। मतलब जैसे अमेज़न हो गई या एप्पल। ठीक है। अब सोचिए कि ये कंपनी अपना मुनाफा बढ़ाने के लिए अचानक अपनी एक प्राइवेट आर्मी बना लेती है और किसी दूसरे महाद्वीप पर जाकर वहां के राजाओं को हरा देती है। अरे बाप रे। हाँ, और फिर वहां की आम जनता से सीधे टैक्स वसूलने लगती है। सुनने में ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी लगती है ना? बिल्कुल। लेकिन भारत के इतिहास में हूबहू यही हुआ था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने यही किया। सही बात है। तो चलिए इसी रोमांचक कहानी को शुरू करते हैं। अब हम स्लाइड 1 देख रहे हैं। इस स्लाइड की मुख्य हेडिंग है व्यापार से सत्ता तक। तो मैं इस स्लाइड की पहली लाइन पढ़ती हूँ। यहाँ लिखा है 1757 का प्लासी का युद्ध, अंग्रेजों की बंगाल में जीत। अब इसको सिंपल शब्दों में समझते हैं। जी बिल्कुल, समझाइए। देखिए, इतिहास की किताबों में इसे एक युद्ध कहा जरूर जाता है, लेकिन अगर हम इसे गहराई से देखें तो ये युद्ध कम और एक धोखा ज्यादा था। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो रॉबर्ट क्लाइव थे ना, उन्होंने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के अपने ही सेनापति मीर जाफर को खरीद लिया था। अरे, मतलब अंदर का ही आदमी तोड़ लिया। हाँ, अंग्रेजों को बंगाल में एक कठपुतली सरकार मिल गई। इसके बाद स्लाइड में दूसरी लाइन है 1764 का बक्सर का युद्ध, वास्तविक राजनीतिक नियंत्रण। तो ये बक्सर वाला युद्ध ही असली टर्निंग पॉइंट था। बिल्कुल। बक्सर का युद्ध वो मोड़ था जहां अंग्रेजों ने बंगाल, अवध और मुगल सेनाओं के गठबंधन को, मतलब तीनों को एक साथ युद्ध के मैदान में सीधे तौर पर हराया। बाप रे, 3 बड़ी ताकतों को एक साथ। हाँ, और पीडीएफ की इसी लाइन में एक नोट लिखा है, कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार मिले। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। दीवानी अधिकार मतलब इसका सीधा सा अर्थ टैक्स वसूलने का अधिकार है ना? एकदम सही। और यहीं से भारत का असली आर्थिक शोषण शुरू होता है। आप मैकेनिज्म समझिए। बक्सर से पहले अंग्रेज यहाँ से सामान खरीदते थे, जैसे कपड़ा या मसाले। हाँ, और उसके बदले उन्हें ब्रिटेन से सोना चांदी लाना पड़ता था। लेकिन दीवानी मिलने के बाद क्या हुआ? उन्होंने हम भारतीयों से ही टैक्स वसूला। अच्छा। और उसी पैसे से सामान खरीदा। बिल्कुल। उसी टैक्स के पैसे से भारतीय सामान खरीदकर यूरोप में मुनाफे पर बेचना शुरू कर दिया। अरे, ये तो शुद्ध रूप से लूट हुई ना। मतलब उन्हें अब अपनी जेब से एक पैसा भी नहीं लगाना था। एकदम। अब हम स्लाइड 1 के अगले बुलेट पॉइंट पर आते हैं। यहाँ लिखा है लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि, जिसे इंग्लिश में सब्सिडियरी अलायंस कहते हैं। तो ये साम्राज्य विस्तार का तरीका था। हाँ, इसके तहत अंग्रेज भारतीय राजाओं के पास जाते और कहते, हम तुम्हें पड़ोसी राजाओं से सुरक्षा देंगे, हमारी एक सेना तुम्हारे राज्य में रहेगी। तो इसमें राजा का क्या नुकसान था? नुकसान ये था कि उस सेना का सारा खर्च राजा को उठाना होगा, और सबसे बड़ी बात, राजा उनकी इजाजत के बगैर किसी से कोई कूटनीतिक संबंध नहीं रख सकता था। अरे, ये तो मुझे माफिया फिल्मों के उस प्रोटेक्शन रैकेट जैसा लग रहा है। प्रोटेक्शन रैकेट मतलब जैसे गुंडे कहते हैं ना कि तुम्हारी दुकान बहुत अच्छी है, इसे कोई तोड़े ना, इसलिए हम सुरक्षा देंगे, लेकिन हफ्ते का पैसा तुम्हें देना होगा। अरे वाह, क्या सटीक उदाहरण दिया है आपने। बिल्कुल यही था। राजाओं को लगा कि वे सुरक्षित हो रहे हैं, लेकिन असल में वो बिना लड़े अपनी आजादी खो रहे थे। और जो इस जाल में नहीं फंसे, उनके लिए शायद वो अगली लाइन है पीडीएफ में। हाँ, अगली लाइन में है लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इसका नियम बहुत सीधा था। क्या था वो नियम? अगर किसी भारतीय राजा का अपना कोई सगा बेटा नहीं है, तो वो किसी बच्चे को गोद लेकर उसे राजा नहीं बना सकता। राजा के मरते ही राज्य सीधे अंग्रेजों का हो जाएगा।
तो झांसी की रानी वाला जो किस्सा है वो इसी से जुड़ा है। बिल्कुल। झांसी, सतारा, नागपुर, इन सभी राज्यों को इसी हड़प नीति के तहत कब्जा ले लिया गया था। ये हड़प नीति तो आज के कॉर्पोरेट वर्ल्ड के हॉस्टाइल टेकओवर जैसी लगती है। सिर्फ एक कागज का कानून बनाया और पूरी की पूरी कंपनी, मेरा मतलब है रियासत, अपने नाम कर ली। हाँ, और इसी अहंकार ने पूरे देश को एक बारूद के ढेर में बदल दिया, जो हमारे स्लाइड का अगला पॉइंट है, 1857 का विद्रोह। तो यहाँ लिखा है तात्कालिक कारण, चर्बी वाले कारतूस। सही पढ़ा आपने। देखिए, डलहौजी की नीतियां और भारी टैक्स तो असली कारण थे ही, लेकिन वो जो एनफील्ड राइफल्स आई थी ना, जिसके कारतूस मुंह से छीनने पड़ते थे। हाँ, और उसमें गाय और सुअर की चर्बी होने की बात फैल गई। इससे सैनिकों की धार्मिक भावनाएं आहत हुईं, और यही वो चिंगारी थी जिसने 1857 का विस्फोट कर दिया। तो स्लाइड में अगली लाइन में तारीख दी है 10 मई 1857, मेरठ से शुरुआत, और प्रमुख चेहरे मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई और बहादुर शाह जफर। बिल्कुल, और हमें यह समझना होगा कि सैनिक असल में वर्दी पहने हुए किसान ही तो थे। तो किसान, राजा और सैनिक सबने मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को अपना प्रतीकात्मक नेता मान लिया। लेकिन आखिरकार अंग्रेजों ने इसे कुचल दिया। हाँ, क्योंकि उनके पास बेहतर हथियार और संसाधन थे। लेकिन स्लाइड की आखिरी लाइन देखिए, परिणाम 1858 के अधिनियम के तहत कंपनी शासन का अंत। अच्छा, मतलब उस मल्टीनेशनल कंपनी का दी एंड हो गया। एकदम। अब भारत का कंट्रोल सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटेन की महारानी के पास चला गया, और लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वाइसराय बने। तो सत्ता बस एक चेहरे से दूसरे चेहरे के पास चली गई। चलिए, इसी के साथ हमारी पहली स्लाइड पूरी हुई। अब हम स्लाइड 2 देख रहे हैं। हाँ, स्लाइड 2 की हेडिंग है राजनीति का जन्म, बंगाल का बंटवारा। तो 1857 के बाद जब तोपें शांत हो गईं, तो विरोध सड़कों से निकलकर राजनीति में कैसे आया? इसके लिए हम स्लाइड का पहला पॉइंट पढ़ते हैं। 28 दिसंबर 1885 बॉम्बे में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, और इसके संस्थापक थे A.O. ह्यूम। एक मिनट, ह्यूम, ये तो अंग्रेज नाम है ना? एक ब्रिटिश अधिकारी ने कांग्रेस बनाई। 1857 के भयंकर विद्रोह के बाद अंग्रेज डर गए थे। उन्हें लगा कि भारतीयों का गुस्सा कभी भी फट सकता है, इसलिए उन्होंने एक सुरक्षित रास्ता, एक वाल्व दिया, ताकि लोग हथियार उठाने के बजाय कमरे में बैठकर शांति से बात करें। अच्छा, तो इसीलिए अगला पॉइंट कहता है शुरुआती 20 साल 1885-1905 नरम दल, मॉडरेट्स का प्रभाव। एकदम सही। इस लाइन में दादा भाई नौरोजी और गोपाल कृष्ण गोखले जैसे नेताओं के नाम हैं। इनका तरीका था याचिका यानी पिटिशन देना और प्रार्थना करना। मतलब चिट्ठियां लिखकर आजादी मांग रहे थे। पूरी आजादी नहीं, वो सिर्फ ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर डोमिनियन स्टेटस और प्रशासन में कुछ सुधार मांग रहे थे। लेकिन उनका ये चिट्ठी वाला तरीका फेल हो गया होगा, क्योंकि स्लाइड का अगला पॉइंट है 1905 का बंगाल विभाजन। हाँ, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। लॉर्ड कर्जन ने फूट डालो और राज करो की नीति के तहत बंगाल को बांट दिया। उन्होंने बहाना क्या दिया था इसके लिए? बहाना ये था कि बंगाल बहुत बड़ा है, प्रशासन में दिक्कत आ रही है। लेकिन असली वजह ये थी कि बंगाल उस समय राष्ट्रवाद का सेंटर बन चुका था। वहां हिंदू मुस्लिम मिलकर विरोध कर रहे थे। तो कर्जन ने धर्म के नाम पर उसे बांट दिया। लेकिन अगर मैं इसे आज के हिसाब से देखूं, तो कर्जन का ये दाव एक बहुत बड़ा सेल्फ गोल हो गया। सेल्फ गोल? वो कैसे? अरे, जिस राष्ट्रवाद को वो कुचलना चाहता था, उसी ने तो पूरे देश को पहली बार एक धागे में पिरो दिया। देखिए, नोट्स में लिखा है विभाजन के दिन को शोक दिवस मनाया गया। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। और इसी से जुड़ी है अगली लाइन, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत। इसमें विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया और अपनी आत्मशक्ति को बढ़ावा दिया गया। मतलब विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई, और मुझे लगता है कि इसी गुस्से से वो नया गुट निकला होगा। स्लाइड का आखिरी पॉइंट है गरम दल एक्सट्रीमिस्ट्स का उदय और 1907 का सूरत विभाजन। गरम दल में वो लाल बाल पाल थे ना? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। एकदम। इन नेताओं ने कहा कि भाई, गिड़गिड़ाने से कुछ नहीं होगा, हमें सीधे हड़ताल करनी होगी, पूर्ण स्वराज चाहिए। इसी वैचारिक टकराव के कारण 1907 में सूरत में कांग्रेस के 2 टुकड़े हो गए। तो एक तरफ नरम दल था, एक तरफ गरम दल। हाँ, गांधी युग का आरंभ और क्रांतिकारियों का समानांतर संघर्ष। इस स्लाइड की पहली लाइन कहती है 1915 महात्मा गांधी का भारत आगमन। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे ना?
वो सत्याग्रह का तरीका लेकर। हाँ, उन्होंने देखा कि जब तक आम आदमी, किसान, मजदूर, महिलाएं इस लड़ाई में नहीं जुड़ेंगे तब तक बात नहीं बनेगी। बिल्कुल। फिर अगली लाइन में लिखा है 1919 का रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड। रॉलेट एक्ट एक बहुत ही क्रूर कानून था। इसे बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील का कानून कहते थे। मतलब पुलिस शक के आधार पर किसी को भी जेल में डाल सकती थी। बाप रे। और इसी के विरोध के दौरान 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में निहत्थे लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलवा दी। उस घटना ने तो पूरे देश को हिला दिया होगा। बहुत गहरे तक। और उसी का परिणाम था हमारा अगला पॉइंट, 1920 का असहयोग आंदोलन, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। इसमें पूरे देश ने अंग्रेजों का साथ देना छोड़ दिया। वकीलों ने अदालतें छोड़ दी। हाँ, छात्रों ने कॉलेज छोड़ दिए। हाँ। लेकिन फिर आता है अगला पॉइंट, 1922, चौरी चौरा की घटना और आंदोलन वापस। यहां मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा। गोरखपुर के चौरी चौरा में भीड़ ने पुलिस स्टेशन जलाया जिसमें 22 पुलिस वाले मारे गए, पर सिर्फ एक जगह की हिंसा से पूरे देश का आंदोलन क्यों रोक दिया गया? ये समझना बहुत जरूरी है। गांधी जी जानते थे कि अगर आंदोलन हिंसक हो गया तो अंग्रेजों को बहाना मिल जाएगा कि ये लोग उपद्रवी हैं। फिर वो सेना लगाकर लाखों लोगों को मार देते। अच्छा, मतलब जनता अभी पूरी तरह से अहिंसक अनुशासन के लिए तैयार नहीं थी। बिल्कुल, उन्हें और ट्रेनिंग की जरूरत थी, जो हमें अगले पॉइंट में दिखती है, 1930 का सविनय अवज्ञा आंदोलन और दांडी मार्च। दांडी मार्च, साबरमती से 240 मील की यात्रा जो 78 लोगों से शुरू हुई और हजारों का जनसैलाब बन गई। लेकिन 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने आखिर नमक कानून ही क्यों तोड़ा? इतने सारे कानून थे। क्योंकि नमक भारत के सबसे गरीब इंसान की बुनियादी जरूरत थी। उस पर भी टैक्स लगाना अंग्रेजों के लालच की हद थी। नमक उठाकर गांधी जी ने जो मैसेज दिया वो पूरे देश को समझ आ गया। रुकिए, मुझे यहाँ एक बात कहनी है। स्लाइड में अगला पॉइंट क्रांतिकारी आंदोलन का है। इसमें अनुशीलन समिति, अभिनव भारत, HSRA, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद के नाम हैं। हाँ, बिल्कुल है। अक्सर हम सोचते हैं कि गांधी जी का अहिंसक रास्ता और क्रांतिकारियों का हथियारों वाला रास्ता एक दूसरे के विरोधी थे, लेकिन क्या असल में ये दोनों एक ही मशीन के दो अलग-अलग इंजन नहीं थे? आप किस मायने में कह रहे हैं? थोड़ा और समझाइए। मेरा मतलब है, एक इंजन यानी गांधी जी जनता को निडर बना रहे थे, और दूसरा इंजन यानी हमारे युवा क्रांतिकारी वो अंग्रेजों के मन में खौफ पैदा कर रहे थे। दोनों तरफ से दबाव पड़ रहा था। अरे वाह, ये बहुत ही शानदार नजरिया है और ये बिल्कुल सच है। भगत सिंह ने असेंबली में बम फेंककर इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था, किसी को मारने के लिए नहीं बल्कि सोई हुई सरकार को जगाने के लिए। और 1925 का काकोरी कांड, जिसमें रामप्रसाद बिस्मिल थे, इन युवाओं ने देश में बलिदान की जो भावना भरी, उसने बहुत बड़ा काम किया। एकदम। और अब आते हैं स्लाइड 3 की आखिरी लाइन पर, 1942 भारत छोड़ो आंदोलन। क्रिप्स मिशन फेल होने के बाद। हाँ, 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान से गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया और अंग्रेजों ने तुरंत ऑपरेशन 0 आवर चलाकर सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन फिर भी आंदोलन नहीं रोका। बिल्कुल नहीं। खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें सीमांत गांधी कहते हैं, उन्होंने और आम जनता ने खुद इसे इतिहास का सबसे बड़ा स्वतः स्फूर्त यानी स्पॉन्टेनियस जन विद्रोह बना दिया। चलिए, अब हम आ गए हैं PDF की आखिरी स्लाइड पर, कानून से आजादी तक और विभाजन का दर्द। इस स्लाइड में हम बैकग्राउंड में चल रहे कानूनी ढांचे को समझेंगे। पहला पॉइंट है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इससे क्या हुआ था? इससे भारत में केंद्रीकरण की शुरुआत हुई। वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने और कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट बना। अच्छा, और फिर अगला पॉइंट है 1919 का अधिनियम, प्रांतों में द्वैध शासन, डायरकी। ये द्वैध शासन क्या होता है? यह अंग्रेजों की बहुत चालाक चाल थी। उन्होंने प्रशासन को 2 हिस्सों में बांट दिया। स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे कम बजट वाले विभाग भारतीयों को दे दिए। और पैसे वाले विभाग? हाँ, वित्त और पुलिस जैसे असली ताकत वाले विभाग ब्रिटिश गवर्नरों ने अपने पास ही रखे। अरे, मतलब पावर का सिर्फ एक दिखावा था। लेकिन जो अगला पॉइंट है 1935 का भारत सरकार अधिनियम, इसके बारे में मैंने सुना है कि ये हमारे संविधान का सबसे बड़ा बेस है। बिल्कुल सही सुना है। इस एक्ट ने प्रांतों को स्वायत्ता यानी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी।
मैं इसे एक ब्लूप्रिंट की तरह देखता हूँ। जैसे कोई बिल्डिंग बनाने से पहले एक नक्शा बनता है ना कि पिलर कहाँ होंगे, उस 1935 के एक्ट ने आजाद भारत के संघीय ढांचे की वो नींव रख दी थी। एकदम परफेक्ट एनालॉजी है। अब स्लाइड के अंतिम हिस्से पर आते हैं, स्वतंत्रता और विभाजन। यहाँ लिखा है 1946 कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा का गठन। लेकिन आजादी के साथ दंगे भी तो हुए थे बहुत। हाँ, सांप्रदायिक दंगों के कारण अंतिम वायसरॉय लॉर्ड माउंटबैटन ने 1947 में माउंटबैटन योजना पेश की। सत्ता हस्तांतरण तो हुआ, लेकिन धर्म के आधार पर देश का बंटवारा भी हो गया। ये स्लाइड का आखिरी पॉइंट है। 15 अगस्त 1947 को आजादी। पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री बने और सी राजगोपालाचारी पहले भारतीय गवर्नर जनरल। जी, लेकिन एक तरफ आजादी का जश्न था और दूसरी तरफ विभाजन का गहरा दर्द। लाखों लोगों ने अपना घर खोया। बिल्कुल, आजादी की कीमत बहुत भारी थी। तो हमने इस पीडीएफ की चारों स्लाइड्स और उसकी हर एक लाइन को अच्छे से समझ लिया है। हाँ, 1757 के प्लासी से लेकर 1947 की आजादी तक का ये 190 सालों का सफर हमने पूरा कर लिया है। तो दोस्तों, आज की चर्चा को समेटते हुए मैं बस यही कहूंगा कि ये केवल एग्जाम में पास होने वाले सुपरफास्ट पॉइंट्स नहीं हैं। ये पीढ़ियों के संघर्ष और खून पसीने की कहानी है। बिल्कुल, और जब हम कड़ियों को जोड़ते हैं तभी असली इतिहास समझ आता है। जाने से पहले मैं आपके लिए एक विचार छोड़ना चाहता हूं। जरा सोचिए 1942 के उस भारत छोड़ो आंदोलन की सुबह के बारे में। ऑपरेशन जीरो आर में सारे बड़े नेता रातों रात जेल में डाल दिए गए थे। कोई बड़ा नेता बाहर नहीं था जो दिशा निर्देश दे सके। कोई व्हाट्सएप नहीं था। फिर भी आम जनता ने बिना किसी लीडरशिप के खुद ही सड़कों पर उतरकर इतना बड़ा विद्रोह कर दिया। सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है। तो अपने आप से पूछिए, क्या अंततः हमें आजादी सिर्फ बड़े नेताओं के फैसलों से मिली या आम हिंदुस्तानी के उस अदम्य साहस से जिसे दिशा निर्देश की भी जरूरत नहीं पड़ी? बहुत ही गहरा सवाल है, सोचने पर मजबूर करता है। बिल्कुल। तो इसी के साथ हम अपनी आज की इस क्लास को यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो आपको मिलते रहें। धन्यवाद।